बनारस आ गए थे, जहां से वो अपना मंदिर दिखाते हैं और थोड़ा बनारस घुमाते हैं। बनारस है तो बहुत खूबसूरत जगह। वहां हर जगह भक्ति ही भक्ति है। चारों तरफ साधु संत दिखाई देते हैं और हर कोई एक दूसरे को मिलने पर जय श्री राम या जय महाकाल कहता है। ऐसे ही वेदा और आर्यन बनारस के उसी घाट पर बैठे हुए थे जहां आर्यन ने वेदा को देखा था। तो सर, वैसे मैं आपको सर कहूं या पंडित जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आर्यन ने पूछा, जिस पर वेदा खुद को देखते हैं। सफेद धोती, केसरी कुर्ता और सर पर शिखा रखे हुए वो किसी तरह से सर तो नहीं लग रहे थे। वैसे मुझे बनारस में सब पंडित जी ही कहते हैं, तुम भी वही कह लो, वेदा ने कहा, जिस पर आर्यन आगे बात बढ़ाता है। तो बताइए पंडित जी, क्या बात करनी है आपको? वेदा गंगा माँ की ओर देखते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। देखो आर्यन, मेरी कहानी तुम्हें बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लग सकती है, जिसमें ताकतें हैं, दुश्मन है और बदला भी। पर मेरी कहानी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सच है। मेरे पास ऐसी ताकतें हैं जिससे मैं दूसरी दुनिया की शक्तियों को देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ। और ये ताकत मेरे पास बचपन से ही है। जब मैं बहुत छोटा था तो अपनी बहन और मम्मी पापा के साथ भीमताल में रहता था, जहां पर अचानक से हमारे गांव में एक दानव आने लगा और गांव के लोगों को मारकर उन्हें खाने लगा। फिर उसने मेरी बहन को मारा। सबको लगा ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं मेरी बहन को बचाने गया था और उसी बीच उसने उसको मार दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मैं ही था जो उस दानव को देख पा रहा था। उसके बाद मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। मैं यहाँ बनारस आ गया, जहाँ पर ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के पुरोहित ने मुझे पाला, मेरी शक्तियों के बारे में मुझे बताया, पूरा ज्ञान दिया। और जब मैं बड़ा हुआ तब मेरा राजन से कांटेक्ट हुआ। हम दोनों ने मिलकर लोगों को भूत बाधाओं से मुक्त कराने का सोचा। फिर तुम आए हमारी टीम में। एक दिन मेरे गुरुजी की रहस्यमय तरह से मौत हो गई और उसके बाद मुझे एक और चीज पता चली कि मेरा एक सौतेला भाई भी था। तुम याद करो, 100 माइल्स वो उसी ने किया था और वो दूसरी दुनिया में जाकर म्यूटेंट्स को लेकर आता था। और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि उसने म्यूटेंट्स को कहां पर रखा है। खैर, इन सब चीजों के बीच में मुझे ये पता चला कि वो एक तांत्रिक की आत्मा है जो ना जाने कितने सालों से बस अपना शरीर बदल रही है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा पर काबू करना सीख लिया है। और जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा अमर होती है। मैंने उसे किसी तरह हराया, पर उसने एक दूसरी दुनिया के दानों को बुलाने के लिए राजन की बलि दे दी, जिसका दुख मुझे भी बहुत है। और तुम जानते हो, उसके बाद मैं गांव में गया जो शिमला के पास था। वहां पर गांव वाले एक शैतान को पूजते थे, उसे देवता समझकर। मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश करी, पर उस शैतान ने मुझे जिंदा जलाना चाहा। और जब वो मुझे जलाना चाहता था तब एक कैसी ताकत आई जो बहुत शक्तिशाली थी। उसने उस शैतान को मार दिया और वो उस तांत्रिक की आत्मा को लेने आई थी और वो उस आत्मा को ले जाने में सफल भी रही। वो मुझे मारने आई, पर तब तक मैं वहां से भाग गया। इन सब चीजों के बीच में मेरे साथ काफी चीजें हुई हैं। मैंने अपनी आधी शक्तियां खो दी है। ये जो मेरे हाथ पर सफेद पंख का निशान होता था वो आधा मिट चुका है। और ये ताकत मुझे मिली थी तब जब हम उस ग्रेवयार्ड में गए थे, तुम्हें याद होगा। उसके बाद से मेरे अंदर एक ताकत आ गई थी, पर वो ताकत अब जा चुकी है। आर्यन ये सब सुन रहा था और उसे सब समझ आ रहा था कि वेदा इतने ताकतवर कैसे है और कैसे उनके पास ये शक्तियां हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, पर आप मुझे क्यों बता रहे हो? आखिर आप चाहते क्या हो? आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा उसकी ओर पलटते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि मैंने पहले ये सब छुपाया। मेरी वजह से राजन की जान गई, पर मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे उसे खत्म करना था, वरना वो इस दुनिया में एक डेड आर्मी लेकर आता, उन दूसरी दुनिया की ताकतों को यहाँ पर ले आता, जिससे वो इस दुनिया को चला पाता और इस दुनिया पर उसका काबू होता। खैर आर्यन, अब उसकी आत्मा आजाद हो चुकी है। वो किसी गर्भधारित महिला के गर्भ में जाएगा और वापस से बच्चे के रूप में जन्म लेगा। उसे बड़े होने में काफी वक्त लगेगा, तब जाकर वो अपनी सारी शक्तियों को वापस से पा पाएगा, और तब तक हमारे पास काफी समय है। मैं चाहता हूं कि हम एक टीम बनाएं और जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहें, और जब वो वापस आए अपनी ताकतों के साथ, हम सब उसका सामना कर सकें। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं शायद ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। आर्यन कुछ देर सोचता है और उसे ये सही भी लगता है। ठीक है सर, मैं आपके साथ हूं, और हम एक टीम बनाएंगे जो अलग अलग काम करेंगी, ताकि मैं ऐसी रूहों को उनकी सही जगह पर पहुंचा सके। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने लगते हैं कि तभी आर्यन के फोन पर एक मेल आती है। आर्यन अपना फोन निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। उस मेल को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या हुआ आर्यन, ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने? उसके माथे पर आई लकीरों को देखते हुए वेदा ने पूछा, जिस पर वो वेदा को अपना फोन दिखाता है। सर ये मेल देखिए, ये एक स्कूल की तरफ से आई है। आर्यन नीचे की ओर स्क्रॉल करता है और कहता है, आप एक बार पढ़कर देखिए। जिस पर वेदा उसे पढ़ना शुरू करते हैं। डियर वेदा, मैं बीएसपी स्कूल का प्रिंसिपल रविंद्र शर्मा हूँ। वैसे मैं इन सब चीजों में मानता नहीं, पर मेरे टीचर्स और स्टाफ के कहने पर मैं आपको ये मेल लिख रहा हूँ। हुआ ऐसा है कि कुछ महीने पहले ही हमने इस जमीन को खरीद कर यहाँ पर एक स्कूल बनाया, पर जब से ये स्कूल बना है, बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ पर कोई भूत है। हालांकि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, पर पिछले 3 महीनों में 2 बच्चों ने इसी स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है, और उनके घर वालों का कहना है कि उन बच्चों को कोई फॉलो करता था। वो कोई और नहीं, बल्कि वो खुद ही होते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनका कोई हमशक्ल है जो उन्हें फॉलो कर रहा है। बच्चे और उनके घर वाले काफी डरे हुए हैं। आप एक बार आ जाइए तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैं ये मेल अपने स्कूल, अपने टीचर्स और स्टाफ की बिहाफ से लिख रहा हूँ। हमें आपकी मदद चाहिए, और आपकी जो भी फीस होगी हम दे देंगे, पर प्लीज हमारे स्कूल की रेपुटेशन को वापस से ठीक कर दीजिए। बीएसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गाजियाबाद। आर्यन ये क्या? वेदा ने कहा, जिस पर आर्यन भी हैरान खड़ा था। सर, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कोई और बच्चा अपनी जान दे दे। वेदा हामी भरते हैं और वह दोनों अपने एक नए मिशन के लिए निकल जाते हैं, जो मिशन उन्हें मिला था गाजियाबाद से।